पार्ट 2। सुपरस्टार क्रिश का खौफनाक चेहरा। अमेरिका, कैलिफोर्निया, ब्लैक ड्रैगन का अड्डा। एक बड़े से एरिया में एक शानदार हवेली। उस हवेली के एक बड़े से अंडरग्राउंड हॉल में एक आदमी बड़ी सी किंग साइज चेयर पे पैर के ऊपर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मास्क था जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उस इंसान की दहशत ही थी कि सामने वाला थर थर कांप रहा था क्योंकि मास्क वाले इंसान की आंखों में खून उतर आया था। उसके एक्सप्रेशन इतने खूंखार थे कि उसका मास्क भी उसके खौफनाक चेहरे को ढक नहीं पा रहा था। सामने बैठे तीन सूट बूट पहने हुए लोग थर थर कांपते हुए किसी तरह हिम्मत करके कहते हैं, किंग, हमसे गलती हो गई जो हमने आप पर विश्वास नहीं किया और अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन हम क्या करते किंग? हमारे $8 करोड़ इस डील में फंसे थे और एफबीआई ने हमारे सारे हथियार जब्त कर लिए थे, इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत भारी नुकसान होगा। हमने इस डील के लिए बहुत कर्ज उठाया था। हम लोगों ने बर्बाद होने के डर से उन पैसों की डिमांड की थी, लेकिन अब हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारा माल हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक ही सांस में कही उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा माफिया किंग क्रिश पिस्तौल लेकर उस आदमी के माथे के बीचों बीच एक फायर करता है जिससे उस इंसान की खोपड़ी के आर पार एक छेद हो जाता है और वह जलबिन मछली की तरह तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। यह नजारा देखकर उसके पास बैठे बाकी दो लोग किंग के पैरों में गिर जाते हैं। एक आदमी डरते हुए रहम की भीख मांगते हुए कहता है, किंग, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हथियार भी रख लीजिए और पैसे भी, बस हमें यहाँ से जिंदा जाने दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उस आदमी की बात खत्म होते ही किंग उस इंसान की खोपड़ी में भी एक छेद कर देता है और वह इंसान भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किंग पर विश्वास ना करके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपने पैसे वापस मांगे और किंग से ऊंची आवाज में बात की। तुम लोगों की अभी इतनी औकात नहीं कि किंग के सामने खड़े भी हो सको। अब ना तुम लोगों के पास पैसे होंगे, ना हथियार और ना ही तुम्हारी जिंदगी। कहकर क्रिश एक तिरछी मुस्कान के साथ पिस्टल तीसरे आदमी के सामने फेंक देता है और उस इंसान को बंदूक उठाने का इशारा करता है। वो किंग का खौफ ही था कि लोग किंग के नाम से ही डरते थे। वह इंसान किंग से इतना डर चुका था कि वह डरते हुए उस बंदूक को उठाता है और अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा देता है और अगले ही पल बंदूक की गोली उस इंसान के मुंह से होते हुए उसके सिर के आर पार हो जाती है। वह इंसान भी वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा था सुपरस्टार क्रिश का मास्क के पीछे छुपा खौफनाक रूप। मास्क पहनकर माफिया किंग बनने पर मानो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती थी। ऐसा लगता कि उसके सीने में दिल नहीं, दया नहीं। वह किसी की भी परवाह नहीं करता सिवाय दो इंसानों के, और वह है क्रिश का 15 साल का छोटा भाई निखिल डेविडसन, जिसे प्यार से सब निक बुलाते हैं, और क्रिश का 25 साल का भाई रॉकी डेविडसन। क्रिश दुनिया के लिए जितना खतरनाक है, अपने भाइयों के लिए उतना ही नर्मदिल, खासतौर से निक के लिए। 13 साल पहले हुई एक दुर्घटना में निक पैरालाइज्ड हो गया। उसके दिमाग का बायां हिस्सा काम नहीं करता, जिसके कारण वह अपने शरीर के दाहिने हिस्से को मूव नहीं कर पाता। कुछ तो बात थी कि निक की इस हालत का जिम्मेवार क्रिश खुद को मानता था, इसलिए निक की किसी भी डिमांड को वह इनकार नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए रॉकी की, तो रॉकी एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। पूरे अमेरिका में लाखों फैन है रॉकी के। रॉकी ने ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों को डेट किया था। ऐसी डेटिंग जो सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। रॉकी उन लड़कियों के साथ कभी भी सीरियस नहीं था। वह क्रिश से बिल्कुल उलट एक हंसमुख और काइंड हार्टेड इंसान है। वह बहुत जल्दी ही लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। रॉकी अपने भाई के काले कारनामों के बारे में जानता है, लेकिन हर भाई की तरह वह अपने भाई को सपोर्ट करता है। क्रिश के पापा एक दुर्घटना में चल बसे और फिर उसकी मां ने खुद को और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला। उन्होंने पूरे बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया, जिस कारण वह अपने बच्चों से बहुत कम ही मिल पाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। हर मां की तरह वह भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। दुनिया की नज़रों में क्रिश एक हॉलीवुड एक्टर है जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन ड्रैगन किंग बनने के बाद उसे ज्यादा खूंखार कोई नहीं। अगली सुबह आशी समर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहां जाकर अपनी हाजिरी देती है। सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वह लोग कॉलेज के डेटाबेस में चेक करते हैं और आशी को बताते हैं, मिस आशी, फिलहाल हमारे पीजी में कोई भी कमरा खाली नहीं है। पिछले साल के जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उन्होंने अभी चेकआउट नहीं किया है। यहाँ आपको रूम मिलने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, तब तक आपको अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। ये सुनकर आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना इंतजाम कर लेती। अब मैं होटल का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती।
आई एम सो सॉरी आशी, लेकिन फिलहाल हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो रिसेप्शनिस्ट अपने काम में मशरूफ हो जाती है। आशी बहुत परेशान थी कि वह कहाँ रहेगी। आशी का लटका हुआ चेहरा देखकर समर उससे पूछता है और आशी उसे सारी बात बता देती है। आशी की बात सुनकर समर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरा दोस्त इंग्लैंड में है तू मेरे साथ रह सकती है। उसके आने के बाद मैं उसे समझा बुझाकर तेरा कहीं अरेंजमेंट कर दूंगा। डोंट वरी माय छिपकली। समर की बात सुनकर आशी को थोड़ी शांति मिलती है। वह समर के साथ दोबारा उसके घर चली जाती है और अगले दिन से कॉलेज ज्वाइन करती है। देखते ही देखते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अपने सपने को हकीकत में बदलते देख आशी बहुत खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्लास में उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, कैथी और जॉश, जिनकी अमेरिकन लव स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। ये दोनों आशी के कुछ खास दोस्त बने। आज कॉलेज में आशी को पता चलता है कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत उनका ग्रुप एक कैंपिंग के लिए जा रहा है। ये कैंपिंग जंगल के बीचों बीच होने वाली थी। यहाँ उन्हें नेचर पर शोध करना था। आशी इस कैंपेन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज तक वह आश्रम से निकलकर कभी बाहर नहीं गई थी और यहाँ उसे हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आशी दिल खोलकर जीने वालों में से है। प्रोफेसर ने बताया, ये कैंपेन 3 दिनों के लिए है और सभी लोगों की जरूरत का कुछ जरूरी सामान अपने घर से लाना है। आशी के पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण उसने अपनी तरफ से कुछ तैयारी की थी। आशी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया सामान खरीद सके। इधर दूसरी तरफ क्रिस डेविडसन अपनी नई फिल्म के लॉन्च के लिए जा रहा था। उसे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पब्लिक के बीच जाना था, जिसके लिए एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम को चुना गया था। क्रिश अपने मेकअप रूम में था कि तभी अचानक उसका सीक्रेट फोन बजता है। ये फोन उसके हाथों की घड़ी के साथ कनेक्टेड था। क्रिश ब्लूटूथ लगाकर कॉल सुनता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो एक्सप्रेशन अभी तक नॉर्मल थे वह अब बिल्कुल कठोर हो चुके थे। क्रिश को दूसरी तरफ से बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग का दाहिना हाथ राका, जो क्रिश के लिए काफी वफादार था, कल मैनहट्टन में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस ने उसे काफी टॉर्चर किया और उसके मालिक का पता जानने की कोशिश की, लेकिन राका ने अपना मुंह नहीं खोला। आगे की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, जिसके लिए राका को मैनहट्टन शहर के दूसरे हाईवे से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। ये सुनकर क्रिश कठोर चेहरे के साथ उसे कहता है, मुझे राका चाहिए, किसी भी कीमत पर, जैसा कहता हूं वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश सामने वाले इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हुआ गुस्से में घूरता है और फिर उसके चेहरे पर बिल्कुल माफिया किंग वाली तिरछी मुस्कान आ जाती है। गुस्से भरे कठोर चेहरे के साथ यूं मुस्कुराता वो किसी डेविल की तरह लग रहा था और उसकी डेविल स्माइल एकदम कातिल लग रही थी। तभी क्रिश की असिस्टेंट लिंडा वहां पहुंचती है और उसे बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी है, उन लोगों को प्रमोशन के लिए स्टेडियम की तरफ निकलना होगा। ये सुनकर क्रिश लिंडा को ऑर्डर देता है कि हमारी फिल्म की प्रमोशन यहाँ नहीं, कहीं और होगी। लिंडा भौचक्की रह गई और हिक्कलाते हुए बोली, लेकिन क्रिश, स्टेडियम में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, हम पर केस हो जाएगा, हम स्पॉन्सर्स को क्या जवाब देंगे। इस पर क्रिश लिंडा को घूरते हुए कहता है, मैं केस से नहीं डरता और स्पॉन्सर्स की चिंता तुम मत करो, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं उसके बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। और वैसे भी राका मुसीबत में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश लिंडा की बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। लिंडा भी कुछ नहीं कह पाती, वह भी मुंह बनाते हुए क्रिश के पीछे चल देती है। यहाँ अपने घर में आशी कुछ कपड़े, दवाइयाँ, टॉर्च, कैंडल, लाइटर और हल्दी ले लेती है, क्योंकि उसे अभी इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता। जरूरत पड़ने पर वह अपने लिए सब्जी या खिचड़ी बना सकती है। आशी अभी पैकिंग कर ही रही थी तभी समर आकर उसे एक मोबाइल फोन देता है और उसे बताता है, जरूरत पड़ने पर तुम इससे मुझे कॉल कर सकती हो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। आशी खुश होकर समर का धन्यवाद करती है और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए निकल जाती है। उत्साह से भरी आशी अपने दोस्तों से पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके दोस्त उसे बताते हैं, हम लोग मैनहट्टन जा रहे हैं। कुछ देर बाद मैनहट्टन हाईवे के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर आकर उतरता है, जिसे देखकर वहां हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। ये भीड़ देखकर सभी पुलिस वाले काफी हैरान थे, क्योंकि पिछली बार की नाकामयाबी के बाद इस बार पुलिस वालों ने बड़े ही गुप्त तरीके से राका को न्यूयॉर्क ले जाने की प्लानिंग की थी। इसलिए इस बार पब्लिक की भीड़ हाईवे से खाली नहीं कराई गई थी ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन ना जाने कैसे यहाँ हद से ज्यादा पब्लिक हो गई और ये हेलीकॉप्टर किसका है और यहाँ उतारने का मतलब क्या है। तभी उन लोगों को लेस पर मैसेज आता है,
हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन शहर के बीचों बीच हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं, इसलिए उस हाईवे पर बहुत भीड़ होगी और पुलिस वालों को अपने काम के लिए अब रास्ता डाइवर्ट करना होगा। यह मैसेज आते ही सभी पुलिस वालों का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग फिर से उन पर हमला ना कर दे। लेकिन फिलहाल पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राका को यहां से शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही वह लोग पब्लिक को परेशान कर सकते थे। यह बात जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है। सभी पुलिस वाले मन ही मन क्रिश को गालियां देते हुए अपनी कार की डायरेक्शन चेंज करते हैं और एक कच्चे रास्ते से जाने लगते हैं। क्या क्रिश बचा पाएगा अपने वफादार को? क्या होगा इस ट्रिप में आशी के साथ? आखिर कब होगी इनकी पहली मुलाकात? हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन के यूं अचानक हेलीकॉप्टर से शहर के बीचों बीच उतरने से मैनहट्टन हाईवे पर जाम लग गया। अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे थे। आशी जिस बस में थी, इस वक्त वो बस भी मैनहट्टन के उसी हाईवे पर थी। अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने के कारण बस रुक चुकी थी। आशी का दोस्त जॉश ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी और यहाँ हाईवे पर इतनी भीड़ क्यों है? जवाब में ड्राइवर बताता है कि हाईवे पर अभी अभी एक चॉपर लैंड हुआ है, जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया है। ये सुनते ही आशी की क्लासमेट और उसकी नई बनी दोस्त कैथी खुशी से उछल पड़ती है और जोर से चीखते हुए कहती है, क्रिश डेविडसन? कैथी को इतना खुश देखकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, अरे कौन क्रिश डेविडसन? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? सलमान खान आया है क्या? आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम क्रिश डेविडसन को नहीं जानती? वह है हॉलीवुड सुपरस्टार, रिच, हैंडसम और अट्रैक्टिव, अमेरिका की हर लड़की के दिल का राजा, जिसे पाना हर लड़की का ख्वाब है। एक बार वो जिसे नजर उठाकर देख ले वह अपने आप को खुशकिस्मत समझती है। उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती है। तुम्हें पता है आज तक उसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। पूरे हॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर है वो। आशी अब मुझसे वेट नहीं होता, मुझे भी देखना है उसे। कहकर कैथी जल्दी से बस से बाहर निकलती है। कैथी के साथ बाकी सब स्टूडेंट भी अपने हीरो की झलक पाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ आशी और जॉश को छोड़कर, क्योंकि आशी उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी और जॉश भुनकर राख हो चुका था, क्योंकि वह कैथी को पसंद करता था। वहीं सड़क पर पब्लिक क्रिश की एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। क्रिश बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने चौपर से बाहर निकलता है और हाथ हिलाकर लोगों को ग्रीट करता है। इधर दूसरी तरफ क्रिश के लोग पुलिस वालों का पीछा कर रहे थे और फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। कैथी और बाकी स्टूडेंट अपने सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ में स्ट्रगल कर रहे थे। तभी कैथी खिड़की के बाहर से आशी को आवाज देती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है ताकि वह भी क्रिश को देख सके, लेकिन आशी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कैथी के जोर देने पर आशी उसका मन रखने के लिए बाहर आने को राजी हो जाती है। इस वक्त आशी ने सफेद चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और सफेद दुपट्टा ले रखा था। उसके बाल खुले थे जो उसकी कोमल सी पतली कमर तक झूल रहे थे। आशी जैसे ही बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर बने सीढ़ियों पर खड़ी होती है, अचानक वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि धूल मिट्टी से बच सके। आशी अपना दुपट्टा संभालने लगती है। वह अपने बिखरे हुए बालों को जैसे ही कान के पीछे करने वाली थी, उसका दुपट्टा उड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है। आशी मुंह खोले अपने दुपट्टे को देख रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ के कारण वह दुपट्टा पकड़ नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे वह दुपट्टा उड़ते हुए सीधा क्रिश के चेहरे को ढक देता है। क्रिश अपने हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे खड़ा था। वो दुपट्टा जैसे ही क्रिश के चेहरे पर आता है, उसकी भीनी भीनी खुशबू क्रिश को अट्रैक्ट करती है। फिर वो उस खुशबू का रस लेने के लिए एक लंबी सांस लेकर सुकून से छोड़ता है तो मानो मदहोश हो जाता है। क्रिश धीरे से अपने चेहरे से वह दुपट्टा हटाता है और उसे अपने हाथ में लेकर इधर उधर अपनी नजर घुमाकर देखता है, लेकिन कोई भी उस दुपट्टे का मालिक उसे नजर नहीं आता। आशी आवाज देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज क्रिश तक नहीं पहुंचती। तभी क्रिश की नजर भीड़ के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो उछल उछल कर उसे हाथ से इशारा कर रही थी। क्रिश को उसके इशारे समझ नहीं आते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बाकी फैंस में से एक है जो उसे देखकर खुश हो रही है, लेकिन उसके चेहरे का भोलापन उसे काफी अट्रैक्ट कर रहा था। ना जाने वह कैसा एहसास था जो क्रिश को कुछ ऐसा महसूस करवा रहा था जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। क्रिश देखता है वह लड़की बार बार अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने कानों के पीछे कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, भोलापन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। हैरानी वाली बात यह थी कि इतनी भीड़ के बावजूद क्रिश उसे देख पा रहा था। वो लड़की कोई और नहीं आशी थी। आशी उछल उछल कर अपने हाथों के इशारे से दुपट्टे को मांगने की कोशिश कर रही थी। धूल और मिट्टी के कारण वह क्रिश को अच्छे से देख नहीं पा रही थी। क्रिश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
आशी बहुत परेशान हो चुकी थी, भीड़ के कारण वह आगे नहीं जा पा रही थी। ऊपर से क्रिश के गार्ड, क्रिश के करीब जाना लगभग नामुमकिन था। क्रिश खोया हुआ था, ना जाने क्यों उसे उस लड़की को निहारते रहने का मन कर रहा था। तभी उसके हाथ में पहनी घड़ी में एक अलार्म बजता है, जो शायद डेंजर वार्निंग थी। घड़ी को देखते ही क्रिश का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह लोगों को बाय करते हुए अपने चौपर में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके हाथों में आशी का सफेद दुपट्टा था, जिसे वह अपनी हथेली में अच्छे से लपेट लेता है। थोड़ी ही देर में उस हाईवे का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। आशी और उसके दोस्त बस में बैठकर आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन गैंग राका को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। पुलिस वाले और ब्लैक ड्रैगन गैंग के बीच मुठभेड़ हो रही थी। पुलिस वाले ब्लैक ड्रैगन गैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां क्रिश डेविडसन ब्लैक ड्रैगन किंग के मास्क में पहुंचता है। अब वहां फायरिंग और भी ज्यादा धुआंधार हो रही थी। राका की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रिश के आते ही वह मामला पूरी तरह से पलट गया। पुलिस वालों की फायरिंग से बचते हुए राका को उनके चंगुल से आजाद करा लिया गया। राका को बचाने में क्रिश को भी एक गोली कंधे पर लग चुकी थी, लेकिन क्रिश अपनी परवाह ना करते हुए अपने एक आदमी के साथ राका को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देता है। राका घायल हालत में भी अपने पास से एक चिप निकालकर क्रिश को देते हुए कहता है, किंग मैंने अपना काम कर दिया। यह वही चिप है जिसमें हमारी गैंग के गद्दार जो पुलिस से मिले हुए हैं, उनका नाम और सारी डिटेल है। क्रिश अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लेकर वह चिप रख लेता है और राका वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्रिश खुद पुलिस वालों से लड़ता है। अब तक शाम हो चुकी थी। क्रिश ने बहुत बहादुरी से पुलिस वालों का सामना किया था, लेकिन ना जाने कहां से पुलिस वालों की बैकअप आ चुका था, जिसे देखकर क्रिश समझ गया कि हमारी गैंग में जो भी गद्दार है वह हमारी पल पल की खबर पुलिस वालों को दे रहा है। क्रिश दांत पीसते हुए कसम खाता है कि वह गद्दार को ऐसी मौत देगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। दूसरी तरफ बस में आशी बहुत परेशान और दुखी थी। कैथी उससे दुखी होने का कारण पूछती है तो आशी बताती है कि उसका दुपट्टा उड़कर उस आदमी के पास चला गया। कैथी को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछती है, कौन आदमी किसके पास गया है? अरे वह जो चौपर के नीचे खड़ा था, तुम्हारा वह हीरो, क्या नाम है उसका? ये सुनकर कैथी खुशी से उछलते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा दुपट्टा उड़कर क्रिश के पास पहुंच गया? आशी मैं बता नहीं सकती तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारे दुपट्टे को कुछ पल के लिए क्रिश के हाथों ने छुआ। मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। काश मैंने तुम्हारी यह ड्रेस पहनी होती और मेरा दुपट्टा उड़कर उसके पास चला जाता। हाय मैं तो खुशी से मर ही जाती। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम इसे लग कह रही हो? अरे वह मेरे नए सूट का दुपट्टा था। तुम्हें पता है दुकानदार से लड़ झगड़ कर पूरे 800 रुपीज में लिया था। वह तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। 2000 का सूट कह रहा था, लेकिन मैंने मोल भाव कर करके उसे 800 रुपीज तक पहुंचा दिया। अब इसका मैच खराब हो गया। हाय मेरा दुपट्टा, चोर कहीं का। आशी को इस तरह बोलते हुए देखकर कैथी मुंह बनाते हुए कहती है, शुक्र मना आशी, उसने तुम्हारा दुपट्टा चुराया, तुम्हारा दिल नहीं। अगर दिल चुरा लेता तो क्या होता? अब आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा दिल हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है जो वह चुरा लेता। वैसे भी मेरे दिल पर तो ऋतिक रोशन का हक है। हाय वो कितना हैंडसम है, कितना अच्छा डांस करता है। ऋतिक रोशन वह कौन है? कैथी ने हैरान होते हुए पूछा। अरे तुम ऋतिक रोशन को नहीं जानती? वह हमारे इंडिया का सुपरस्टार है, मेरा हैंडसम हीरो। कहकर आशी अपने दोनों गालों को अपने हाथों में भर लेती है और तितली की तरह अपनी आंखें फड़फड़ाने लगती है। इस वक्त वह बिल्कुल मासूम और बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ घंटे बीत चुके थे। क्रिश राका को बचाने में तो कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस से लड़ते हुए अब तक क्रिश की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि गोली लगने के कारण उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। क्रिश अपनी हालत को संभालते हुए जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, एक पुलिस वाला उसकी कार के टायर पर फायरिंग करता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण क्रिश को और भी ज्यादा चोट लग जाती है। क्रिश किसी तरह खुद को संभालते हुए कार से बाहर निकलता है। उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून बहे जा रहा था। अचानक उसकी नजर कार की दूसरी सीट पर रखे आशी के दुपट्टे पर पड़ती है। क्रिश जल्दी से इस दुपट्टे को अपने जख्मों पर बांध लेता है और खुद को संभालते और पुलिस की नजरों से बचते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। इंडिया पटना अनाथ आश्रम। नवीन जी किसी को कॉल करते हैं, एन मुझे समर से पता चला वह कॉलेज ट्रिप पर गई है, उस पर नजर रखना। इस पर सामने से एन का जवाब आता है, यू डोंट वरी, मेरी नजर उस पर ही है। नवीन जी एन को बताते हैं, मुझे खबर मिली है वह ड्रैगन किंग भी वही है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, हमें आज ही प्लानिंग करनी होगी। लेकिन कैसे? एन ने पूछा।
मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, कहकर नवीन जी एन को कुछ समझाते हैं, जिसे सुनकर एन परेशान होते हुए पूछते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है वह ऐसा करेगी? नवीन जी पूरे विश्वास के साथ बोले, बिल्कुल, वह अपनी माँ की बेटी है, खुशी की बेटी है, वह दूसरों का दर्द उससे देखा नहीं जाता, जितनी चंचल और मासूम है उतनी ही दयावान है, जैसी कभी खुशी हुआ करती थी, बिल्कुल उसी तरह वह जरूर करेगी, लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क है, जरा सी गलती और सब बर्बाद हो जाएगा, हमारे वर्षों का प्लान खत्म हो जाएगा। नवीन जी को सांत्वना देते हुए एन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नवीन जी किस से बात कर रहे हैं और किस बारे में? क्या आशी बन रही है किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्या होगा अब? आगे देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।